नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। ये कंप्यूटर की बुक, हरिराम पटेल सर की कंप्यूटर की बुक का पूरा सीरीज है, वीडियो और ऑडियो फॉर्म में। ये किताब मोस्टली हर बच्चों के पास होगी, हरिराम पटेल सर की ये किताब, कंप्यूटर की किताब। और इसी को हम वीडियो के माध्यम से ये कंप्यूटर की इस बुक में लिखे हर एक लाइन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको और आसान भाषा में ला सके। जो टर्म्स पूरे शुद्ध हिंदी भाषा में दिया उसको थोड़ा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में भी यूज़ करें, ताकि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को भी ये चीज़ें समझ आ सके। ठीक है, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट शुरुआत में मैं कुछ बेसिक सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। जैसे इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको। ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस, इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल में आप जाएंगे और वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है ना, जिसमें मेरा लोगो लगा होगा वो गोल्डन बर्ड वाला, उस पर आप जाइएगा। और दूसरे बहुत सारे फर्जी चैनल भी हैं, उन पे आपको नहीं जाना है। ठीक, चैनल अगर आप इस चैनल का लाभ लेना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नहीं तो आप अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट से आप चूक जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इस सेशन को लाइक जरूर करें। जितने भी वीडियोस आपको लाइन से पसंद आएगा, जो देख रहे हैं ना, क्या कई लोग सिर्फ देखते हैं, मजे लेते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, दूसरे की मेहनत का वैल्यू नहीं करते। इसमें एक अलग समय लग रहा है, अलग से मुझे समय देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा निकाल के देखना पड़ रहा है। तो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताया करें। ठीक, चले स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर की संरचना। इससे पहले जो भी बात किए आज हम यहाँ से शुरुआत करेंगे लेक्चर 2, कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर के सभी उपकरणों एवं उनके संबंध को ही कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। और मुख्यतः यह निम्न भागों से मिलकर बना होता है। किस किस भागों से मिलकर बना हुआ होता है, इसका संरचना कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे है? तो इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। इसको तो हम कल भी देख चुके हैं, वापस से फिर से चर्चा करेंगे और इसको देखते हैं कि इसका क्या क्या कार्य रहता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनपुट यूनिट, इनपुट हम क्या डालते हैं? डेटा डालते हैं। ठीक है, फिर ये बीच में है सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? इस डेटा को प्रोसेस करता है। और आउटपुट यूनिट क्या करता है? आउटपुट यूनिट इस डेटा को प्रोसेस करने के बाद इसको इंफॉर्मेशन बना के हमको दे देता है। ठीक है, इनपुट किस माध्यम से डालेंगे? इनपुट डिवाइस के माध्यम से डालेंगे। इनपुट किस माध्यम से डालेंगे? इनपुट डिवाइस के माध्यम से डालेंगे। प्रोसेस किसके माध्यम से होगा? प्रोसेस होगा सीपीयू के माध्यम से। आउटपुट यूनिट मतलब इंफॉर्मेशन हमको किसके मिलेगा, किससे मिलेगा? तो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से मिलेगा। और ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जिसको हम आगे चल के कवर करेंगे। ठीक है अच्छा, ये जो थ्योरी पढ़ते चल रहे हो, साथ ही साथ आप ऑब्जेक्टिव सीरीज भी देखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सीरीज में जो क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, खाटी क्वेश्चन सीरीज, उसको आप जरूर देखना। खाटी क्वेश्चन सीरीज में अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को डील करने में हेल्प करेंगे। ठीक है चलिए, सीपीयू, सीपीयू सीपीयू में तीन चीजें होती है, आप उसको याद रखना। तीन चीजें क्या क्या होती है सीपीयू में? पहला होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। पहला होता है क्या? एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है एमयू, मेमोरी यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, सबके अपने अपने काम है, हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से ये चार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब सीधा आगे बढ़ते हैं और उसी में हम समझेंगे कि एएलयू, सीयू और एमयू का क्या काम होता है। तो देखो, कंप्यूटर की संरचना के अंतर्गत ये जो डायग्राम बना है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ इनपुट यूनिट, बताते हैं क्या है। कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डेटा, प्रोग्राम, अनुदेश, निर्देशों को प्रविष्ट किया जाता है। डेटा, प्रोग्राम, अनुदेश मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स। तो डेटा, प्रोग्राम, कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस को प्रविष्ट किया जाता है। क्या कि प्रविष्ट मतलब एंट्री किया जाता है। तो इनपुट यूनिट इनपुट डिवाइस के माध्यम से करते हैं। जैसे एग्जांपल है बहुत सारे इनपुट डिवाइस के, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। आप अगर कुछ लिख रहे हो तो आप इनपुट डाल रहे हो, इनपुट डालने के लिए आपको कुछ तो चाहिए, उस लिखने के लिए कुछ चाहिए।
आप यूज करते हो क्या, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, वैसे बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं जिसको हम आगे डीप में पढ़ेंगे। फिर सीपीयू प्रोसेस करने का काम मेनली क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर या और शॉर्ट में बोला जाए तो प्रोसेसर भी बोल देते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सर ये तो हम बचपन से पढ़े हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उसको वन लाइनर रूप में बना दिया गया है, इस किताब में डाला गया है, तो उसको हम समझेंगे डीप में। देखो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको याद रखना है। इसे ही माइक्रो प्रोसेसर अथवा प्रोसेसर भी कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ना सिर्फ इस एग्जाम में बल्कि इससे पहले और भी कई एग्जाम में मैं उसको देख चुका हूँ। ठीक है, यह सघन सर्किट चिप होता है जिसमें रजिस्टर एवं कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। एक सर्किट चिप होता है, ठीक है, एक सर्किट चिप होता है जिसमें रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे होते हैं। सीपीयू में ही आपको देखना क्या चीज मिल जाएगा देखने को, ना सिर्फ रजिस्टर के अलावा एक रजिस्टर मेमोरी है, वैसे ही कैश भी मेमोरी है, रजिस्टर कैश ये सब आपको सीपीयू में ही अटैच्ड मिलेंगे देखने को, है ना। सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां कंप्यूटर के सभी कार्य संपन्न होते हैं, प्रोसेस करने का काम होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए तो उसको वन लाइन फॉर्म में बताया गया है ना, इसका कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, बहुत अच्छी बात। अब देखो अंक गणितीय तथा तार्किक संबंधी कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। अंक गणितीय मतलब जो भी अरिथमेटिक काम होते हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशन वाले अरिथमेटिक काम होते हैं, या फिर बोल सकते हो मैथमेटिकल जितने भी काम होते हैं, मैथमेटिकल और तार्किक संबंधी मतलब लॉजिकल काम, जितने भी लॉजिकल काम होते हैं उसका उस संबंधी काम कौन करता है, सीपीयू करता है। और सीपीयू में भी अगर पूछा जाए सीपीयू में कौन करता है, सीपीयू के अंतर्गत तीन अलग अलग कंपोनेंट्स मैंने बताए हुए हैं। एक होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये काम करता है सीपीयू से। और बेटर ऑप्शन हो सकता है एएलयू, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, एएलयू एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, समझ गई बात। अगर मैथ्स वाला पर्टिकुलर तो ये एरिथमेटिक और लॉजिक नाम से क्लियर है ना, ये इस काम को करता है। ठीक, तो सर सीयू कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट, कंप्यूटर के अंतर्गत सभी फंक्शन को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। और स्टोर करने का काम करता है मेमोरी यूनिट। इतनी सी बात समझ आई, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य गणना करके डेटा को सूचना में बदलना होता है, सही बात है। आपको डेटा इनपुट में डाले, आप उसको प्रोसेस किए और इंफॉर्मेशन में बदले, यही तो काम करता है सीपीयू। ठीक, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क भी बोल जाता है, ब्रेन बोला जाता है, ब्रेन। और हार्ट की भी इसको संज्ञा दे दी जाती है, तो ब्रेन और हार्ट की संज्ञा दी जाती है किसको, सीपीयू को। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ यह कंप्यूटर का हृदय एवं तेज कैलकुलेटर होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू ऑब्लिक माइक्रो प्रोसेसर से एक पंखा जुड़ा होता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम है, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, उसको पॉइंट के रूप में डाला गया है। इस वाले एग्जाम में पूछा गया था, ये जो डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला एग्जाम होता है ना, संयुक्त भर्ती AG3 और डेटा एम्पलीट्यूड वाला, वो है 2018 के एग्जाम में, है ना। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर से एक पंखा जुड़ा होता है। अब ये पंखा वाला पॉइंट यहाँ कहाँ से आ गया, उसमें अंदर कंपोनेंट्स है, हम क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये पंखा क्या करता है, हीट। आप देखना सीपीयू का ऐसे पलट के देखोगे ना, वो प्रोसेसर बड़ा सा डब्बा जो होता है पीछे, तो एक पंखा लगा रहता है, आवाज करता है वो, तो वो क्या हीट को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, अभी फिलहाल उतना ही समझना, हीट को बाहर निकालने का काम करता है पंखा। सीपी के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट या प्रदर्शन किया जाता है, हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट। अब यहाँ पे पॉइंट लिख तो दिया हाइपर थ्रेडिंग, लेकिन कई सारे बच्चों को समझ नहीं आया कि हाइपर थ्रेडिंग है क्या, तो उसको मैं डिटेल में बताते चलता हूँ। ठीक है, साथ ही मैं एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको देना चाहता हूँ, है ना। देखो हमारा एक ऐप है योगेन साहू क्लासेस के नाम से, यहाँ पे आपको एक लोगो दिख भी रहा होगा, सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ऐप है योगेन साहू क्लासेस के नाम से, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। योगेन साहू क्लासेस के नाम से ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप हॉस्टल वार्डन और दूसरे अगर सीजी व्यापम के एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन तो बहुत कम फीस पर हम लोग इसकी तैयारी करा रहे हैं, फीस अभी मात्र 4,000 रुपये है, बट ये 4,000 में भी नहीं, अभी कुछ बच्चों तक हमने एक सीमा टारगेट सेट किया है कि उन बच्चों को हम 1499 रुपये में अवेलेबल करा देंगे। फिर जैसे ही एक सीमा टच हो जाएगी, फिर हम 1499 से वापस फीस को 4,000 में करा देंगे। तो जल्द से जल्द ये ऑफर का आप लाभ ले सकते हो। कोर्स परचेज करने से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8770123687, 8770123687। ठीक है, ये इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। टेस्ट सीरीज, अलग अलग प्रकार के टेस्ट सीरीज लॉन्च किए जा रहे हैं। जैसे 99 रुपीज़ में एक टेस्ट सीरीज है हॉस्टल वार्डन कोर्स का, इसमें आपको टोटल 25 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 20 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज होंगे
और 5 टेस्ट फुल लेंथ होंगे। हिंदी मीडियम में टेस्ट रहेगा बट मैथ्स के क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे। एक 99 रुपीज़ में ही हम लोग कंप्यूटर का भी टेस्ट लेकर आए हैं, कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज। कंप्यूटर के टोटल 1000 क्वेश्चन रहेंगे, सारे अलग अलग टेस्ट हैं, 1000 क्वेश्चन के सेट रहेंगे, जिसमें 15 चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट है कंप्यूटर के अंतर्गत और 10 फुल टेस्ट है, मिक्स टेस्ट है ना। टोटल 1000 क्वेश्चंस के सेट उसमें रहेंगे। आगे चल के इसी बहुत ही कम कीमत पर हम अभी प्राइस तो डिसाइड नहीं करेंगे, मैथ्स के भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है, मैथ्स के भी टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइपर थ्रेडिंग के बारे में बता देता हूँ। सीपीयू के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसको वन लाइनर फॉर्म में डाला गया। हाइपर थ्रेडिंग मैं आपको समझाता हूँ हाइपर थ्रेडिंग है क्या, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, इसको आसान करने का प्रयास करता हूँ, और नहीं समझ आया छोड़ देना। हाइपर थ्रेडिंग को कौन सपोर्ट करता है? सीपीयू सपोर्ट करता है, बस। अब ये होता क्या है? हाइपर थ्रेडिंग से पहले आपको समझना होगा कि कोर क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म समझते हैं क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वैसे ही कोर भी सीपीयू के अंतर्गत ही होता है। ये क्या? सीपीयू के अंतर्गत ही होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है, समझ लेना। कोर सीपीयू के अंदर ही होता है। और ये भी एक क्या है? ये क्या है? एक ये प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका भी काम क्या है? प्रोसेस करना। ये क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है। समझ आई बात? ये क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना, जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना, उसको परफॉर्म करना, उसका निष्पादन करना, इस कोर का काम होता है। आप सुने होंगे 4 कोर 4 थ्रेड, 6 कोर 6 थ्रेड, 8 कोर 8 थ्रेड, तो वही कोर है, ठीक है। तो काम, इसका काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। अब एक कोर को थ्रेड की आवश्यकता होती है। सर अब ये थ्रेड क्या? थ्रेड जैसे धागा होता है ना, बस वैसे ही कोर को ना थ्रेड की आवश्यकता होती है। थ्रेड क्या करता है? डेटा को पास ऑन करने का काम करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पास ऑन करने का काम कौन करता है? थ्रेड कर देता है। कौन करता है? थ्रेड करता है। तो कोर को आवश्यकता होती है थ्रेड की। अब हाइपर थ्रेडिंग मतलब होता है जब थ्रेड को डबल कर दिया जाता है। जैसे 4 थ्रेड है, 4 थ्रेड को किसी तरीके से 8 थ्रेड कर दिया जाए। ये सब इमेजिन करने वाली चीजें हैं, रटने वाली चीजें हैं, कोई पर्टिकुलर आप देख नहीं पाओगे अंदर कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो 4 थ्रेड को अगर 8 थ्रेड कर देते हैं, इसी को ही हाइपर थ्रेडिंग बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपर थ्रेडिंग बोला जाता है। हाइपर थ्रेडिंग बोला जाता है, ठीक है, समझ आई। अभी ऑक्टा कोर, ऑक्टा थ्रेड, ये सब पार्ट पढ़ेंगे आगे चल के। तो हाइपर थ्रेडिंग समझ आया। थ्रेड को डबल कर देना क्या कहलाता है? हाइपर थ्रेडिंग। थ्रेड को डबल कर देना क्या कहलाता है? हाइपर थ्रेडिंग कहलाता है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर अथवा सीपीयू के अंदर कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर उपस्थित होती है। देखो माइक्रो प्रोसेसर या अथवा सीपीयू के अंदर कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर होती है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूँगा। मेमोरी 2 टाइप के मेमोरी होते हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, इसी को ही मेन मेमोरी भी बोला जाता है। वहीं दूसरी ओर सेकेंडरी मेमोरी भी होता है। अब पूछता है कौन सा मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर से सीधे जुड़े रहता है? कौन सा मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर से सीधे जुड़े रहता है? तो प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर से सीधा जुड़े रहता है। आप इस बात को याद रखिएगा। और प्राइमरी मेमोरी में कितने प्रकार के मेमोरी होते हैं जी? तो याद रखना, रैम होता है, रोम होता है, रजिस्टर होता है, कैश भी होता है, कैश मेमोरी। तो वही पूछ रहा है, सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर उपस्थित होती है, रजिस्टर के अलावा कैश भी होता है। कौन सी मेमोरी सीधे मदरबोर्ड से जुड़े रहती है? तो कैश मेमोरी मदरबोर्ड से जुड़ी रहती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको एमसी करके मैंने याद कर लिया। एम से मदरबोर्ड, सी से कैश मेमोरी, उससे जुड़े रहता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके 3 भाग होते हैं। किसके 3 भाग होते हैं? सीपीयू के 3 भाग होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं जी? कंप्यूटर का ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, कंप्यूटर की संरचना। इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ लिए, अभी सीपीयू देख रहे हैं, सीपीयू संबंधित पॉइंट पढ़े। इस सीपीयू के 3 अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, अभी वही नीचे लिखा हुआ है कौन कौन सा। तो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। फिर हम पढ़ेंगे आउटपुट यूनिट के बारे में। तो अब वापस आ जाते हैं। क्या बोल रहा है? इसके 3 भाग होते हैं, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग? पहला भाग होता है मेमोरी यूनिट। तो यह सीपीयू का वही स्थान है जो कंप्यूटर में डेटा के भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए, भंडारण मतलब स्टोरेज के लिए स्थान उपलब्ध कराता है, जगह उपलब्ध कराता है। सीपीयू के अंदर रजिस्टर मेमोरी पाई जाती है। सीपीयू केवल उन्हीं डेटाओं पर प्रोसेस करता है जो रजिस्टर मेमोरी में आकर स्टोर होते हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में तो एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। कंट्रोल यूनिट, इसका क्या काम होता है बताया? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का, सिंपल साफ शब्दों में। कंप्यूटर का वह भाग जहां से कंप्यूटर के सभी आंतरिक और बाह्य गतिविधियों का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज, इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज का नियंत्रण होता है, का कंट्रोल होता है।
वो कंट्रोल यूनिट पे होता है, ठीक है, क्या कंट्रोल यूनिट में। इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है, याद रखना, कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नर्वस सिस्टम बोला जाता है, ध्यान रहेगी बात। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के सारे निर्देश कंट्रोल यूनिट से गुजरते हैं। यह निर्धारित करता है कि माइक्रो प्रोसेसर किस गणना को कब करेगा, अर्थात यह प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य करता है। यह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जितना भी नियंत्रण वाला पॉइंट आएगा ना, कंट्रोल टिक मार देना, ठीक है, नियंत्रित वाला पॉइंट कंट्रोल करने का पॉइंट है ना। माइक्रो प्रोसेसर द्वारा निर्देशों को पढ़ने का क्रम निर्धारित करता है। कंट्रोल यूनिट के पास कार्यों की सूची होती है जिसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यह इंस्ट्रक्शन सेट रोम में स्टोर होता है। चलिए आगे देखते हैं, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बारे में तो पहले ही चर्चा कर लिया। ए से एरिथमेटिक मतलब जितने भी गणना वाले काम होंगे, मैथ्स वाले काम होंगे ये, और लॉजिक मतलब रीजनिंग वाले जितने भी काम होंगे, तर्क करने वाले काम होंगे, तो दोनों का काम कौन करता है? एएलयू। सीपीयू के इस भाग में सभी गणितीय व तार्किक कार्य संपन्न होते हैं। एएलयू के दो भाग होते हैं, एक अरिथमेटिक यूनिट और एक लॉजिकल यूनिट। ये मैथ्स वाले काम करता है, ये रीजनिंग वाले काम करता है। अरिथमेटिक यूनिट माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा सभी गणितीय गणनाओं को करने के लिए अरिथमेटिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। वहीं लॉजिकल यूनिट में देखते हैं सभी लॉजिकल या तार्किक गणनाओं को करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत ही होता है या सीपीयू के अंतर्गत होता है, ये बोल सकते हो। और ये एएलयू और सीयू एक हार्डवेयर नहीं है, बल्कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। समझ आई बात? चलो, मशीन साइकिल। मशीन साइकिल के अंतर्गत ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमने कंप्यूटर के काम करने का पूरा एक प्रोसेस देखा था, ऊपर ऊपर मोटा मोटा एक व्यू देखा था कि हम कुछ डेटा को इनपुट करते हैं, मतलब इनपुट डालते हैं, वो प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट मिलता है, और जो जरूरी चीज़ें हैं उसका हम स्टोर करके रख लेते हैं। तो ये 4 भागों में बटा था, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। इसी को ही दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है मशीन साइकिल के अंतर्गत। अब देखो, जैसे हम डेटा डाले वो फैचिंग के रूप में आ गया, प्रोसेसिंग हो रहा है, डिकोडिंग हो रहा है ना, आउटपुट मिल गया उसको एग्जीक्यूशन बोल दिए, स्टोरेज का इफेक्टिव रिफ्रेशनेस बोल दिए, प्रभावी पते को पढ़ना। तो वही है, दूसरे टर्म्स में उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। जैसे क्या लिखा देखो, कंप्यूटर में छोटे से छोटे कार्य के निष्पादन हेतु, निष्पादन मतलब एग्जीक्यूट करना, कि एग्जीक्यूशन के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे मशीन साइकिल कहते हैं। इस प्रक्रिया के, इस प्रोसेस के 4 चरण होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। मैं सभी स्टेप को लाइन से आपको बताते चलता हूँ, ठीक है। तो पहला फैचिंग। फैचिंग, फैच मतलब होता है कहीं से कुछ लेके आना, निकालना, ठीक है। फैच अ ग्लास ऑफ वाटर, टिक, निकाल के लेके आओ। फैच मतलब कहीं से कुछ निकाल के लेके आना। समझ आई बात? तो देखो, माइक्रो प्रोसेसर द्वारा इंस्ट्रक्शंस को संपादित करने के लिए मेमोरी से प्राप्त करने की क्रिया फैचिंग कहलाती है। वही तो बोला, फैचिंग मतलब निकालना। क्या निकालना? अरे जिस काम को करना है, जिस काम को प्रोसेस करना है, उस काम को लेके आना। वो काम को कहाँ से लेके आएंगे? मेमोरी से। तो जो इंस्ट्रक्शन को संपादित करने के लिए मेमोरी से प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? इंस्ट्रक्शन को संपादित करने के लिए मेमोरी से प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? फैचिंग कहलाती है। अब देखो, आप अपना डेटा वो तो निकाल के आ गया, उसको फैच करने के लिए जिसको प्रोसेस करना है, जिस काम को करना है। लेकिन कंप्यूटर हमारे भाषा को नहीं समझता है। कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर समझता है 0 और 1 की भाषा, कंप्यूटर समझता है बाइनरी फॉर्म। तो फैच की गई इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज या कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? डिकोडिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं? डिकोडिंग। फिर अब जो वो पूरा प्रोसेस करता है, वो काम को करता है, उसको बोलते हैं निष्पादन, एग्जीक्यूशन। तो डिकोड किए गए इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट करने की क्रिया क्या कहलाती है? एग्जीक्यूशन कहलाता है। फिर उसको प्रॉपर एड्रेस में सेव कर देना, स्टोर कर देना, ये वाला प्रोसेस कहलाता है। प्रभावी पते को पढ़ना, एग्जीक्यूट, इफेक्टिव एड्रेस। मेमोरी के लोकेशन से प्रभावी पते को पढ़कर डेटा फैच किया जाता है। निष्पादन के बाद प्राप्त रिजल्ट को मेमोरी के इफेक्टिव एड्रेस पर स्टोर कर दिया जाता है। समझ आई बात? चलो आगे पढ़ते हैं। आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या है? कंप्यूटर का वह भाग होता है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम को प्राप्त करके यूजर के समझने योग्य भाषा में बदलता है और उपयोगकर्ताओं को प्रदर्शित करता है। अब जैसे भैया कंप्यूटर ने प्रोसेस किया ना, वैसे आपको दे दिया जाए तो आप नहीं समझ पाओगे। आपका आपके समझने योग्य भी चीज़ें रहनी चाहिए। कंप्यूटर के अंदर ही अंदर कुछ चीज़ रहेगी, समझ आओगे क्या? नहीं। तो आपका कुछ रिजल्ट ऐसे मॉनिटर में दिखता है, तब आपको समझ आता है, कोई फोटो, कोई कैलकुलेशन, कोई चीज़। तो आउटपुट यूनिट वो काम करके आपको देता है, ठीक है। चलिए, कुछ फैक्टर्स हैं जिनका, कुछ फैक्टर्स, कुछ कारक के सीपीयू पर प्रभाव। कुछ फैक्टर्स हैं जो सीपीयू पर प्रभाव डालते हैं। सीपीयू या हमारा प्रोसेसर की स्पीड पर प्रभाव डालते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस पर प्रभाव डालते हैं, उसके प्रोडक्टिवनेस पर प्रभाव डालते हैं। तो वो सब हम टर्म्स को देखेंगे कि क्या क्या किसी सिस्टम को स्लो कर सकता है, किसी सिस्टम को फास्ट कर सकता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं वर्ड लेंथ। क्या क्या फैक्टर है जो सीपीयू को इफेक्ट करते हैं? तो पहला वर्ड लेंथ। देखो, वर्ड लेंथ, वर्ड लेंथ, वर्ड लंबाई। अब एक बात को समझना, जैसे मान के चलो मेरा मुंह इतना सही खुलता तो मैं इतू इतू सी खाना खाता,
तो इतना सारा एक थाली में खाना मैं बहुत कम खाता, लेकिन अब मेरा मुंह इतना खुल रहा है, मैं इतना सारा खाना एक साथ खा ले रहा हूँ, तो मैं वो खाना को जल्दी खत्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बस वैसे ही समझ लेना वर्ड लेंथ, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस की गई बीट की लंबाई शब्द परास कहलाती है, मतलब वर्ड लेंथ कहलाती है, मतलब जिसको प्रोसेस कर पाएगा, है ना, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई बीट की लंबाई, जितना वो प्रोसेस कर पाएगा उस लंबाई को, उस लेंथ को, उस मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, वर्ड लेंथ कहते हैं। कंप्यूटर का वर्ड लेंथ जितना अधिक होगा, अब देखो भैया जितना ज़्यादा होगा, जैसे मैं बोला मुंह ज़्यादा खुलेगा तो मैं ज़्यादा खाना खा पाऊंगा, जल्दी खा पाऊंगा, समय कम लगेगा, ठीक है, और जितना कम होगा उतना स्लो होगा प्रोसेस। तो कंप्यूटर का वर्ड लेंथ जितना अधिक होगा सीपीयू की गति उतनी बढ़ेगी। और घरों में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर का जो वर्ड लेंथ होता है वो कितना होता है, 32 बीट या 64 बीट, है ना, तो इसलिए बोलते हैं ना 32 बीट का प्रोसेसर है, 64 बीट का प्रोसेसर है, तो ये वही चीज़ है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी रैम और माइक्रो प्रोसेसर के बीच बफर मेमोरी की तरह कार्य करता है। कैश मेमोरी भी जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, उतना अच्छा प्रोसेसर आपका सीपीयू काम करेगा। यहाँ पे एक बफर मेमोरी वर्ड यूज हुआ है, बफर को मैं समझा देता हूँ क्या होता है। बफरिंग बोलते हैं ना, बफरिंग हो रहा है, बफर कर रहा है। तो बफर मेमोरी क्या होता है, जैसे समझना ये एक व्यक्ति है, ये बहुत सारे फाइल्स लाकर अकाउंटेंट को दे रहे हैं कि भैया इसकी जांच करो, इसको आगे निपटाओ, इस काम को निपटाओ। ये व्यक्ति इसको क्या कर रहा है, फाइल को दे रहा है। ये व्यक्ति फाइल लाता है, अकाउंटेंट पूरा फाइल को चेक करता है और फिर उसको ओके करता है। लेकिन ये बोलेगा कि भैया पहले तुम मेरे को एक फाइल ला के देना, क्योंकि मैं तो एक ही फाइल एक समय में देख सकता हूँ। एक फाइल को एक समय में देखेगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तब फिर मैं उठ के तुम्हारे पास आऊंगा या तुम मेरे पास आना और दूसरा फाइल देना। तो इसमें ये आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, कितना समय वेस्ट हो जाएगा। तो क्या हो कर सकते हैं, एक फाइल, जैसे ये एक फाइल पर ये काम कर रहा है, उसी समय एक हो सकता है यहाँ पे एक असिस्टेंट इसका रख दिया जाए, ये दूसरी फाइल को तब तक ये ला कर दे देगा कि भैया तुम प्रॉपर सब फाइल को रेडी करके देखो, जैसे ये काम निपटा देगा ना, मेरे को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं, तुम ही इस फाइल को दे देना दूसरे फाइल को। तो समय बचा कि नहीं बचा, ये खाली पड़ा था, ये खाली पड़ा था, उससे चाहिए। तो बस यही काम होता है बफरिंग करने का। ये जो असिस्टेंट जो काम कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, बफर मेमोरी का काम कर रहा है, कि दूसरा एक फाइल को हम, एक काम को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें लगने वाले समय में हम दूसरे फाइल को रेडी करके रखें बफर मेमोरी में, है ना। तो कैश मेमोरी और रैम और माइक्रो प्रोसेसर के बीच बफर मेमोरी की तरह कार्य करता है। माइक्रो प्रोसेसर द्वारा बार बार उपयोग में लाया गया डेटा कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को डेटा कैश में मिल जाने पर वो डेटा को हार्ड डिस्क से फैच नहीं करता, कैश से ही ले लेता है, ठीक है। कैश मेमोरी की साइज जितना ज़्यादा होगा उतना माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग गति बढ़ जाएगी। माइक्रो प्रोसेसर की गति हर्ट्स में मापते हैं, कल भी हम पढ़े थे, हर्ट्स में मापते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कंप्यूटर गति। अच्छा, कंप्यूटर स्पीड ऑफ कंप्यूटर इसी के अंदर पॉइंट है। माइक्रो प्रोसेसर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। एक कंप्यूटर क्लॉक पल्स के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर किसके अनुसार काम करता है, क्लॉक पल्स के अनुसार काम करता है। क्लॉक पल्स जनरेट करने का कार्य कंप्यूटर के अंदर स्थित आंतरिक घड़ी करती है, इंटरनल क्लॉक करती है, जिसे सिस्टम क्लॉक भी बोला जाता है। और सिस्टम क्लॉक जितना अधिक क्लॉक पल्स जनरेट करेगा उतना कंप्यूटर का स्पीड तेज होगा। सिस्टम बस की चौड़ाई, जैसे वर्ड लेंथ देखे थे वैसे सिस्टम बस की चौड़ाई है, इसको रीड मान लेना। माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता, जितनी उसकी क्षमता होगी, है ना, उतना ज़्यादा वो काम कर पाएगा। जैसे एक सिलिकॉन चिप पर 2 कोर लगा दिया जाए तो उसे डुअल कोर प्रोसेसर कहते हैं। 4 कोर लगा दिया जाए तो उसे क्वाड कोर प्रोसेसर करते हैं। फिर ये सब के सब प्रोसेस करने काम करेंगे, जल्दी सब काम को निपटा देंगे, तो उसकी स्पीड, उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। यदि चिप पर 8 कोर लगे हो तो उसे ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और 8 कोर से अगर ज़्यादा लगे रहे तो उसको बोलते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर, ठीक है। क्या बोलेंगे, मल्टी कोर प्रोसेसर। इस प्रकार के सभी प्रोसेसर पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिससे सीपीयू की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, जैसे आप एक दिन में बोलोगे कि सिर्फ मैं सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ूंगा, 2 घंटे कंप्यूटर पढ़ूंगा, अरे तो देखो पैरेलली आप 1-2 घंटे कंप्यूटर पढ़ लिए, फिर एक दिन में और दूसरे घंटे में मैथ्स बना लिए, तो आपका काम जल्दी जल्दी हुआ कि नहीं हुआ, इसको बोलेंगे पैरेलली। मैं इधर ये भी कर रहा हूँ, मैं इधर ये भी कर रहा हूँ। तो बस वैसे ही ये क्या हो गया, पैरेलल काम, पैरेलल प्रोसेसिंग करने का काम करता है। समझ बात। तो आज के क्लास में फिलहाल इतना ही रखते हैं हम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप आगे कंप्यूटर पोर्ट पढ़ेंगे, और देखो समझने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें समय जरूर लगेगा, क्योंकि मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते भी चल रहा हूँ, तो समय लगेगा, धैर्य आपको बना के रखना है। लाइन से कम 40, 50, 60 वीडियोस तो डलेंगे ही। तो डेली में डालूंगा, 1 से 2 वीडियोस डेली डालूंगा। जितना आपका रिस्पांस आते जाएगा, लोग देखते जाएंगे, उतना आगे इस सीरीज़ को हम बढ़ाते चलेंगे, उतना जल्दी इस सीरीज़ को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। कल पहले वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया, तो मैं तुरंत आज ही के आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर कर रहा हूँ, और हो सकता है आज ही दूसरा वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूँ। तो जितना अच्छा आपका रिस्पांस आएगा, कमेंट आएगा, मैं कोशिश करूँगा उतना जल्दी से जल्दी इस बुक को पूरा खत्म करा पाऊँ। तो कंप्यूटर पोर्ट, अब कंप्यूटर पोर्ट के बारे में पढ़े होंगे। सीपीयू पीछे आप देखिए क्या फोटो, जैसे
दिखाई देता हूँ जाते जाते, फिर आप समझ जाएंगे, कल इसको पढ़ भी लेंगे। तो पोर्ट दो प्रकार का होता है। पोर्ट क्या दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं फिजिकल पोर्ट, एक को बोलते हैं वर्चुअल पोर्ट। तो फिजिकल पोर्ट तो आप इधर ये देख सकते हो, अगर ये क्लियर दिखा तो, ये तो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, ये मेरे ख्याल से ब्लर होगा इमेज थोड़ा सा, बट ये सीपीयू के पीछे डब्बा खोल के देखोगे ना, ये फैन लगे रहता है, ये पावर सप्लाई हो गया, ये PS2 पोर्ट हो गया, सीरियल पोर्ट हो गया, VGA वीडियो, ये वीडियो पोर्ट हो गया, USB पोर्ट हो गया, ऑडियो जैक्स हो गए, अलग अलग कलर के होते हैं, ये पैरेलल पोर्ट हो गया। ये सबको हमको पढ़ना है, डिटेल में याद करना है, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ दे पता नहीं। तो हम पूरा कंप्लीट देखेंगे कल वाले टॉपिक में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।